विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम स्टेट के प्रीवियस पेपर को सोल्व कर रहे थे, जिसमें रीजनिंग और मैथ के 20 क्वेश्चन पढ़ रहे थे। हमने पहले 2 पेपर सोल्व कर दिए हैं। आज तीसरा पेपर देखेंगे जो पीआरटी 2019 में हुआ था। ठीक है भाई, ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों में सभी में कॉमन आते हैं 20-20 क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ और जीएस, यानी 30-30 क्वेश्चन। तो हम रीजनिंग मैथ के 20 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। देखो, दी गई श्रृंखला को उसके क्रम के आधार पर पूरा करें। क्या दे रखा है भाई? 20 से 21 1 बढ़ा दिया, 21 से 25 4, 25 से 34 फिर 9 ऐड कर दिया इसमें, फिर 34 से 50 यानी 16 ऐड कर दिए। फिर आगे क्या आएगा? तो देखो भाई, देखने से ही नजर आ रहा है 1 4 9 16 क्या है ये प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। तो देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो अब की बार क्या होगा? 5 का स्क्वायर। और वो कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 का अंतर होगा। तो 50 और 25 कितना हो जाएगा भाई? 75। ठीक है, 75। ऑप्शन सी में है 75। क्वेश्चन नंबर 62 भाई, एक व्यक्ति 8,000 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लेता है, उसे कितना साधारण ब्याज चुकाना होगा? तो साधारण ब्याज के लिए क्या सूत्र लिखते हैं हम? साधारण ब्याज के लिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है इसमें भाई? 8,000 रुपये। दर कितना है? 15% वार्षिक। समय कितना है? समय भाई 3 वर्ष दे रखा है। दर से 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए उधार, 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, उसे कितना साधारण ब्याज चुकाना होगा? तो समय कितना है? 3 वर्ष। तो ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसके गुणा कर दो भाई, 80 गुणा 15 गुणा 3। तो 15 गुणा 8 करेंगे 120, 120 में फिर 1 जीरो, 1200 गुणा 3, 12 गुणा 3 36। कितना हो जाएगा भाई? 3600 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, यदि 19,683 घनमूल बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह गुणा 3, तब प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा? तो देखो भाई, सबसे पहले इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। या तो इसके अभाज्य गुणनखंड बनाओ, या शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। तो इकाई का अंक क्या है इसमें? 3। जब इकाई का अंक 3 हो तो उसका घनमूल निकालते हैं, तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा भाई? 7। ठीक है, फिर 3 अंक छोड़ देंगे, संख्या क्या बची? 19। तो किस किस के घन के बीच में आता है? तो 2 का घन कितना होता है भाई? 8, 3 की क्यूब 27। तो 19 दोनों के बीच में आता है ना, तो छोटी संख्या लेंगे यानी 2। तो ये 27 की क्यूब है भाई। ठीक है, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह गुणा 3। इसका मान हमें निकालना है। तो 3 को इस साइड ले आओ, इस साइड लाएंगे तो भाग 3 से करेंगे तो 9, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 9। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि इस आयत का क्षेत्रफल 147 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। भाई एक आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। तो चौड़ाई मान ली हमने x, और तो लंबाई 3 गुना यानी 3x। उसका आयत का क्षेत्रफल 147 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 3x इंटू x, और बराबर क्या दे रखा है? 147 क्षेत्रफल। ठीक है, इससे क्या करेंगे? x एक तरफ रखेंगे और संख्या उस साइड ले जाएंगे। x गुणा x, x स्क्वायर बराबर
147। इस साइड 3 गुणा में है, इस साइड आए तो भाग में, 3 से काटेंगे तो 49। एक्स स्क्वायर का मान 49 है, तो 49 का वर्गमूल निकाल देंगे, तो इस साइड स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो वर्गमूल, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7। चौड़ाई है 7 और ये है 3x, यानी 3 गुणा x, तो x का मान है 7, तो 3 गुणा 7 21, यानी लंबाई 21। अब आगे क्या पूछा है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी 2 इंटू एल जमा बी, क्योंकि लंबाई भी 2 बार काउंट होती है और चौड़ाई भी 2 बार काउंट होती है, इसलिए सूत्र में 2 लगा देते हैं। तो लंबाई है 21, चौड़ाई है 7, 21 और 7 28, 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56 मीटर। ऑप्शन ए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 65, भिन्न पद को छाटिए। भिन्न चारों में से अलग कौन सा है वो छाटना है। तो देखो क्या है, सितार, गिटार, वायलिन, बांसुरी। तो देखो भाई ये क्या है, तार वाद्य यंत्र, तार युक्त वाद्य यंत्र। गिटार भी, वायलिन भी तार वाद्य युक्त यंत्र है, लेकिन बांसुरी क्या है, काष्ठ वाद्य यंत्र है। तो इसलिए अलग कौन सा है, ऑप्शन डी बांसुरी, क्योंकि ये तीनों तार युक्त वाद्य यंत्र हैं और ये है काष्ठ वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 66, नारियल का संबंध जो कवच से है, तो पत्थर का वही संबंध किससे होगा। तो वे देखो नारियल किसके अंदर होता है, कवच के अंदर, नारियल कवच के अंदर। तो पत्थर किसके अंदर होगा भाई, कलम के अंदर, लिफाफा, लेखन, डाकिया। तो क्या होगा, लिफाफा के अंदर, यानी पत्थर किसके अंदर होगा, लिफाफा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67, अमित ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता हो तो पूर्णांक ज्ञात करें। भाई अमित ने प्राप्त कितने करे, 175 अंक, और वह 35 अंक से फेल हो गया, यानी वह 35 अंक और प्राप्त कर लेता तो क्या होता, वो पास हो जाता है। यानी इसमें 35 और प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। ये क्या है अब, ये पासिंग मार्क है अब। और प्रतिशत में क्या बता रखा है, पास होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पास होने के लिए 35%, और अमित ने की 175 और 35 से फेल हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया। यदि ये अंक प्राप्त कर लेता अमित तो पास हो जाता। तो अब क्या है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, यानी 35% का मान रख सकते हैं ना भाई। ये भी पास होने के लिए ज़रूरी है और ये भी पास होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो 35% का मान कितना हो जाएगा, 175 प्लस 35, और 1% का मान निकालेंगे तो यानी ये हो जाएगा 210। 1% का निकालेंगे तो 35 से भाग दे देंगे, और हमें ज्ञात क्या करना है, पूर्णांक, यानी कुल अंक कितने थे परीक्षा में, तो गुणा में 100। 7 से कैंसिल करेंगे 30, 7 से 5, फिर 5 से 6, 6 गुणा 100 600, यानी पूर्णांक कितने थे भाई, 600। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, 15 व्यक्तियों के एक समूह में, भाई एक समूह है उसमें कितने व्यक्ति हैं, 15। 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, भाई टोटल आदमी कितने हैं, कुल व्यक्ति 15, जिनमें से 7 हिंदी पढ़ते हैं, यानी हिंदी को हम अच्छे लिख रहे हैं 7, इंग्लिश पढ़ते हैं 8, और इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते, वो कितने आदमी हैं, 3, यानी 3 आदमी ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। तो यानी कुल आदमी है 15, 15 में से 3 ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते कौन सी भाषा को भी, तो 3 घटा देंगे वो, यानी पढ़ने वाले कितने हैं, पढ़ने वाले तो 12 ही है ना, और जिनमें से हिंदी पढ़ते हैं 7 और इंग्लिश पढ़ते हैं 8, तो ये पढ़ने वाले कितने हो गए, टोटल 15। ठीक है, आदमी हमारे पास पढ़ने वाले हैं 12, तो लास्ट में पूछा है
कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो भाई कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे इसमें तो दोनों पढ़ते होंगे, तो 15 में से हम 12 को घटा देंगे, यानी दो सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ने वाले आदमी हैं 7 और 8 15, लेकिन कुल पढ़ने वाले 12 हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 है वो दोनों भाषा पढ़ते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, यानी एक हिंदी का बना लो और ये इंग्लिश का बना लो। तो हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं 7, तो 3 और 4 7। अंग्रेजी पढ़ने वाले 8, 3 और 5 8। ये है भाई, देखो इस तरह बनेगा वेन डायग्राम पढ़ने वालों का, यानी हिंदी 4 और 3 7 हो गए, इंग्लिश 5 और 3 8 हो गए। ठीक है, लेकिन दोनों पढ़ने वाले पूछे तो 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69। एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए यानी इशारा करते हुए एक महिला बोली। भाई ये महिला है और एक पुरुष है, ठीक है। इसकी तरफ इशारा करते हुए क्या बोली, इसकी माता, यानी इसकी माता, यानी से ऊपर की पीढ़ी में इसकी माता। महिला है तो माइनस से, पुरुष है तो प्लस से दर्शा लेते हैं भाई। इसकी माता मेरी माता की, यानी इसकी माता की, माता की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। मैं क्या बोली, महिला इसकी तरफ इशारा करते हुए इसकी माता, इसकी माता ये हो गई, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री मतलब ये स्वयं हो गई, भाई ये भी तो महिला ही है और ये इसकी बेटी है, ठीक है। तो इसकी पुत्री स्वयं है ये, यानी ये एक ही है, ये अपनी फोटो के बारे में ही बोल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, माता। फिर क्या पूछा है, महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला इसकी क्या लगेगी, माता है ना, तो माता ही लगेगी क्योंकि ये और ये महिला एक ही है। तो ये ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70। यदि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम, देखो दिशा का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिशा बना लेंगे। पता होना चाहिए ना कौन सी दिशा किस साइड है। तो यहाँ क्या है, उत्तर, यहाँ दक्षिण। जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो दाईं तरफ क्या होता है, पूर्व, और यहाँ पश्चिम, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। यदि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए, यानी ये पूर्व दिशा है और ये कौन सी हो जाए, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाए। पश्चिम दिशा दक्षिण पूर्व हो जाए, यानी पश्चिम दिशा है, ये कौन सी दिशा हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए। और इसी तरह सभी दिशाएं आपस में अपना स्थान बदल लें तो उत्तर कौन सी दिशा को, उत्तर कौन सी दिशा हो जाएगी, यानी यहां पे कौन सी दिशा आएगी भाई, ठीक है। उत्तर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो देखो ये क्या है, उत्तर पश्चिम, यानी ये दिशाएं होगी बीच में भाई, उत्तर पश्चिम। तो देखो पश्चिम कहाँ पे है, ये और ये उत्तर है। इसको घुमा दिया तो घुमाएंगे तो पश्चिम तो इसके पीछे रहेगा ना, तो ये है पश्चिम और यहां चले जाएगा उत्तर। तो घुमाया है तो दिशा भी एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे ना, तो देखो कैसे होंगी, ये पश्चिम ये उत्तर, तो ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। उत्तर के अपोजिट दक्षिण होती है ना, पश्चिम के अपोजिट पूर्व, ठीक है भाई। ये हो गई ना, देखो दक्षिण पूर्व, ये हो गया ना दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये होगी उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो ये कौन सी हो जाएगी, देखो किन किन के बीच में, ये दक्षिण और पश्चिम, यानी उत्तर दिशा के बारे में पूछा है। उत्तर दिशा किस में बदल जाएगी, तो किस में बदलेगी भाई, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 71, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। तो देखो भाई, भिन्न मान लिया हमने x/y, यानी अंश बटा हर होता है ना, ये अंश मान लिया, ये हर। इसमें 200% की वृद्धि, यानी इसका दुगुना इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना होगा भाई, 2x और जोड़ दिया इसमें। फिर 350% का मतलब होता है 3.5 गुना और इसमें जोड़ दें, यानी 3.5x और इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाता है, 5/12। अब इसकी गुणा कर देंगे भाई, देखो कितना हो जाएगा, ये y गुणा करेंगे तो पहले इसको जोड़ लो, 2x और x 3x, और ये क्या हो जाएगा 3.5y और y 4.5y बराबर 5/12। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा भाई, क्योंकि बटे में 10 होता है ना। ठीक है, तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 30x। ठीक है भाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 15 से 2 बार, 15 से 3 बार। ठीक है, अब 3 को इससे कैंसिल कर सकते हैं भाई, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार। अब कैंसिल नहीं होता, अब गुणा कर दो, देखो यहाँ है 2x गुणा 4, यानी 4 दूने 8x बराबर 5 गुणा y 5y। हमें मान चाहिए x/y का, तो y को इधर लाएंगे तो भाग में, सामने है 5, इस साइड 8 गुणा में है, उस साइड जाएगा तो ये भाग में, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई 5/8, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। भाई इसको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये पूछ रखा है। तो देखो इसमें क्या किया, D 4 नंबर पे आता है ना, और H 8 नंबर पे, +4 कर दिया। फिर आगे देखो H 8 नंबर पे, L 12 पे, फिर +4, L 12 पे, P 16 पे, फिर +4, फिर P 16 पे, तो अब +4 करेंगे तो 20 पे क्या हो जाएगा भाई, 20 पे आता T। देखो इतने से हमारा काम चल जाएगा। ऑप्शन में एक में ये ऑप्शन पहले T, लेकिन आगे फिर भी हम निकाल के देखेंगे। G कितने नंबर पे आता है 7, और K 11 यानी +4, फिर K से 11 में 4 जोड़ेंगे 15 पे, O 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 पे क्या है S, फिर 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 पे क्या आता है भाई W, यानी TW, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, किसी सांकेतिक भाषा में बीट को, देखो भाई सांकेतिक भाषा में बीट को क्या लिखा जाता है, UBFC कहा जाए, तथा काम CALM इसको क्या बोला जाता है, NMBD। तो उसी भाषा में शोर को क्या लिखेंगे, SORE। तो सबसे पहले इनके मान लिखो भाई, ये 2 नंबर पे, 5 पे, 1 पे और 20 पे, ये 21, 2, 6, 5। अब देखो भाई क्या बना इसमें, यहाँ देखो 20 पे है T और स्टार्टिंग में क्या लिखा 21, यानी अंत से लिखना शुरू कर दिया और एक बढ़ा के लिखा है, यानी +1 21, फिर इसमें 1 से 2 +1, फिर +1, फिर +1। तो इसमें हम पता करेंगे, तो इसमें देखो M के बाद N 1 बढ़ा के, L के बाद M, A के बाद B, C के बाद D, यानी पीछे से लिखना शुरू किया है और एक एक बढ़ा के लिखा है। तो यहाँ से देखो ये 5 नंबर पे देख 19, ये 15, 18 और ये 5, फिर लिखेंगे 6 नंबर पे, 6 पे क्या आता है F,
फिर 19 नंबर पे एस, फिर 16 नंबर पे पी, 20 नंबर पे टी, यानी एफ एस पी टी। एफ एस पी टी ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 74, एक कार 690 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? भाई चाल निकाल ली हमें, तो क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी इसमें 690 किलोमीटर, समय कितना है 30 घंटे, तो इसको भाग दे देंगे भाई, 0 से 0 कैंसिल, 3 से करेंगे तो 2 और 3, 23 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, 5 क्रमागत सम संख्याओं क्रमशः ए बी सी डी तथा ई का औसत 74 है, तब संख्या सी तथा संख्या ई का गुणनफल क्या होगा? भाई क्रमागत सम संख्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो क्रमागत है तो हमने पहले को मान लिया, x सम है, इन दो दो बढ़ता जाएगा, तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, फिर ये अगली x प्लस 4, ये x प्लस 6 और ये x प्लस 8। ये तो हमारी संख्याएं हो गई। फिर बोल रहा है इनका औसत 74 है, औसत 74 है, तो यानी इनका 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 74। ये है इनका योग, इनके योग को संख्याओं की संख्या यानी कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ भाई 74। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो 5 उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और ये ऊपर जोड़ देंगे, x 2 3 4 5 बार x है तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 4 6 6 12 और 8 20 और बराबर क्या हो जाएगा 74 गुणा 5। इस साइड भाग में है, उस साइड गुणा में हो जाएगा। तो अब देखो हमें चाहिए x का मान, तो क्या करेंगे 5x, इस साइड देखो इसकी गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 2 37। इस साइड 20 प्लस में है, उस साइड आएगा तो ये माइनस में। ठीक है भाई, x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 350 और इस साइड ये गुणा में 5, इस साइड आया तो ये भाग में, यानी x का मान कितना आ गया भाई 70। ठीक है, अब जो भी संख्या निकालनी हो देख लो, ये हो जाएगी 70। ठीक है, पहली संख्या यानी a हो जाएगी 70, b 70 प्लस 2 72, 70 प्लस 4 74, 70 प्लस 6 76, 70 प्लस 8 78। अब पूछा क्या है c और e का गुणनफल, c कितना है 74 और e है 78। ठीक है 74 और गुणा 78। देखो भाई ऑप्शन देखोगे ना तो गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 8 की और 4 की गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 2, ऑप्शन एक में ही है 2 डी में। ठीक है, लेकिन करके देख लो फिर भी 74 गुणा 78, 8 से करेंगे 32 3 8 7 56 और 3 59, 7 से करेंगे 7 चौके 28 2 49 और 2 51, 2 9 8 17 1 6 और 1 7 और 5, यानी 5772। क्योंकि ऑप्शन एक में ही था ना 2 लास्ट में इकाई का अंक, तो वैसे भी कर सकते थे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 76, एक व्यक्ति था, उसके पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष है, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:5 है, तो पुत्र की आयु क्या होगी? देखो भाई दोनों की औसत आयु क्या है 40, यानी पिता और पुत्र की औसत आयु 40। योग निकालेंगे तो कितने आदमी भाई 2, 40 गुणा 2, उनकी आयु का योग कितना है 80। और आयु का अनुपात क्या है पिता और पुत्र, ज्ञान दे रखा है 11:5। ठीक है भाई, तो अनुपात में मान कितना है 11 और 5 16, यानी अनुपात 16 का मान किसके बराबर है 80 के बराबर। यानी आयु में तो दे रखी है
संख्या में दे रखी आयु 80 वर्ष, अनुपात में दे रखी है 16 अनुपात, यानी 16 अनुपात का मान क्या होगा 80। तो 1 अनुपात का निकालेंगे तो 80/16, यानी 1 अनुपात का मान है 5। फिर पूछा क्या है, पुत्र की आयु क्या होगी। तो पुत्र का अनुपात कितना है 5, तो 5 को 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा 5 25। पिता की पूछे तो इसको 5 से कर दो 55। ठीक है भाई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार अति व्यापन करेंगी। अति व्यापन का क्या मतलब है भाई, देखो भाई घंटे और मिनट की सुई अति व्यापन करेंगी, यानी एक दूसरे को ढक लेंगी। भाई ये बड़ी सुई है, वही छोटी, एक दूसरे को ढक लेंगी। या ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग या आच्छादन, ये बोला जाए तो तीनों एक ही चीज़ है भाई, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, आच्छादन। ठीक है, तो देखो भाई एक दूसरे को 1 घंटे में कितने बार ढकती है ये। मान लो अभी 1 बजा है, 2 बजेंगे तो इसके ऊपर से क्रॉस होके जाएगी नहीं, मिनट की सुई घंटे की सुई से ऊपर से क्रॉस होकर जाएगी 2 बार, यानी 2 बजे चली गई 1 बार, फिर दोबारा 3 बजेंगे तो फिर 1 बार ऊपर से जाएगी, यानी 1 घंटे में 1 बार ओवरलैपिंग करती है। ठीक है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार करती है। क्यों करती है आप देखना भाई, 11, 12 और 1, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 1 घंटा, यानी समय कितने घंटे का है 2 घंटे का। ठीक है भाई, लेकिन इनके मध्य ओवरलैपिंग या अतिव्यापन सिर्फ 1 बार करती है, इसलिए 1 कम हो जाता है। मान लो 11 बज गई, ठीक है, 11 और 1 के बीच देखना है, 12 बजेंगे तो क्या होगा, सुई ऐसी घूमती हुई आएगी और 12 पे दोनों मिलेंगी। ठीक है, 1 बार हो गया, फिर आगे निकल जाएगी, फिर वापस 1 बजेगा ना तो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं होंगी, क्योंकि ये सुई आगे निकल जाएगी और यहाँ वो आ जाएगी मिनट वाली, इसलिए 1 कम हो जाता है। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में पूछा है गुणा 2, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, कितनी बार होगा भाई 22 बार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, यदि फ्रेंड के प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णक्रम के अनुसार जमाया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखो भाई, सबसे पहले इसके क्रम लिखो, 6, 18, 9, 5, 14 और 4। तो सबसे पहले क्या आएगा 4, यानी डी, फिर 5 ई, फिर 6 एफ, फिर 9 आई, फिर 14 एन, फिर 18 आर। भाई कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा। देखो भाई यहाँ एफ, लेकिन एफ नहीं है, आर के स्थान पे आर नहीं, आई के स्थान पे आई नहीं आया, ई के स्थान पे ई नहीं आया, एन के स्थान पे एन आया है, डी के स्थान पे डी नहीं आया, यानी एन एक ऐसा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो कितने अक्षर है भाई 1। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, एक कैंटीन में 7 दिनों के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। भाई 7 दिनों के लिए 56 किलोग्राम चावल चाहिए, तो अप्रैल तथा मई माह में कुल मिलाकर कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई 7 दिन में चावल चाहिए, 7 दिन में चावल की आवश्यकता है 56 किलोग्राम, 56 किलोग्राम। एक दिन के लिए होगी 56/7, 8 kg, यानी प्रतिदिन 8 किलोग्राम चावल चाहिए। और कितने दिन के लिए चाहिए हमें, अप्रैल और मई माह में कुल मिलाकर। तो अप्रैल में और मई में, अप्रैल में होते हैं 30 दिन भाई, और मई में होते हैं 31, यानी टोटल 61 दिन का राशन हमें चाहिए। और एक दिन में कितने किलोग्राम की आवश्यकता होती है, 8 किलोग्राम। तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 × 48,
488 किलोग्राम। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 80। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, भाई ये विशाल है और ये मान लो वो कोई तस्वीर है। ठीक है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे दादाजी, यानी मेरे दादाजी, यहाँ पिता और इससे एक पीढ़ी ऊपर दादा, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी दादाजी के इकलौते पुत्र तो कौन होगा भाई, उसका पिता ही होगा। पुत्र की बहन है, यानी इसकी ये बहन है, की बहन है। तो बताइए तस्वीर वाली महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है। भाई हमारे पिता की बहन हमारी क्या लगती है भाई, बुआ, तो क्या आंसर होगा बुआ, ऑप्शन बी। ये थे 20 क्वेश्चन स्टेट PRT 2019 में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।